द रिजेक्टेड स्क्रिप्ट ऑफ भूत बंगला, राजा साहब। जी हाँ, राजा साहब भूत बंगला की वो रिजेक्टेड स्क्रिप्ट है। जब प्रियदर्शन की जब दस्त लग गए थे ना, तो इस मूवी के राइटर्स बाहर बैठ के चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने खुद देखा था। इस फिल्म का ओवरव्यू मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसमें प्रभास एक साउथ का लड़का है हु सीक्रेटली लव्स KTM बाइक्स। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इसकी 3 गर्लफ्रेंड है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, एक टाइम पर तीनों की तीनों झगड़ा कर रही होती कि राजा साहब इनमें से किसे चूज करेगा। तुम्हें कौन चाहिए ये डिसाइड करना होगा। वाओ, चूज करने का ऑप्शन भी किसे दिया है जो पिछले 7 साल से खुद ढंग की स्क्रिप्ट चूज नहीं कर पा रहा। बॉलीवुड में भाई और साउथ में हग्गू भाई ने ना ठान रखी है भाई कि डायरेक्टर के विजन को बर्बाद करना कोई सीखे इनसे, सीखे। अगर मेरे जाने के बाद यहाँ से हिला भी ना तो बर्फबारी तेरे पिछवाड़े। I think प्रभास is obsessed with सलमान भाई guys, because भाई राधे है तो सर जी राधे श्याम, भाई टाइगर है तो सर जी बाहुबली, भाई की जय हो है तो सर जी की साहो। भाई पुरुष ही नहीं है, I mean महापुरुष है, महापुरुष। और सर जी तो विकिपीडिया के मुताबिक इस मूवी में प्रभास एके राजा साहब की माँ होती है, जिसे हम सब दादी माँ कहते हैं। अब दादी को अल्जाइमर्स है, पर वो अपनी लाइफ मस्त काट रही है अपने पोते के साथ। एंड वैसे तो वो सब भूल गई है, लेकिन उनकी मेमोरीज में कुछ मेमोरीज अभी भी उनके हब्सेंट की है, जिनका नाम है कनक राजू। संजू बाबा होता तो ज्यादा बेटर था। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा कि ये आदमी बंगाली है, क्योंकि इसे बहुत तगड़ा काला जादू आता है। और काला जादू करते करते एक दिन ये उड़ी बाबा हो गया। तो अब इस घर में दादी माँ और उनका पोता रहता है। तो एक दिन एक पड़ोसी मुस्लिम गेटअप में इनके घर आता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाद में बिग गया बोलोगे, ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, कम से कम गेटअप से तो पहचान लो, मुसलमान हूँ। हाँ भाई, पहचान लिया। तो इसके सैमसंग के फोन में इसकी हनीमून की फोटोज में बाजा साहब अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को देख लेता है, जो हैदराबाद में चार मीनार के पास फोटो ली थी भाई। अब राजा साहब भाई निकल जाता है हैदराबादी बिरयानी खाने। तो उसकी इस बिरयानी की जर्नी में कभी इलायची आती है, कभी लौंग आती है, कभी काली मिर्च आती है। और ये साउथ इंडियन मूवी है ना, तो ही लव्स KTM सो मच कि एक फाइट सीक्वेंस में ये KTM छोड़कर सिर्फ पल्सर वालों को मार रहा है। मुझे क्यों तोड़ा? पर द सर्च ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंडफादर उसे एक हॉन्टेड मेंशन में ले जाती है, और एग्जैक्टली 1 घंटे 12 मिनट पर ये पहुंचता है भूत बंगले पर। आई एम सॉरी गाइस, तो अब होती है असली कहानी शुरू। तो राजा साहब एक हॉट मॉमी के साथ पहुंच जाता है, जहां ये जब घुसते हैं भूत बंगले के अंदर तो देखते हैं भाई फिल्म का सेट तो बहुत बड़ा बनाया हुआ है यार। आई मीन ये भूत बंगला किसी और का नहीं, इसी के दादा संजू बाबा का है, जिन्होंने साउथ इंडियन मूवीज करके कैश में पेमेंट लेकर ये बंगला बनाया है। मुझे कैसे पता? करते हैं ऐसे बहुत काम साउथ की पिक्चरें करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ है बहुत सारे हीरे, जवाहरात, ब्लैक मनी और संदूक। अब प्रभास द रबड़ी स्टार की फीस ही भाई 100 करोड़ रुपए है। तो राजा साहब के साइड किक्स इसे फिल्म की फीस समझकर उठाकर ले जाने लगते हैं। और संजू बाबा की वसीयत उड़ते हुए आती है, और दादा अपनी आवाज में खुद इसे पढ़ के सुनाते हैं। ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की एक एक चीज में मेरी आत्मा बसी हुई है। मेरे मरने के बाद इस दौलत को सिर्फ मैं ही भोगूंगा। पर इतना सारा ब्लैक मनी संजू दादा के पास आया कहां से? AK-47 के बारे में तो हमें पता है, तो ब्लैक मनी की क्या स्टोरी हो सकती है? ये बात तब की है जब राजा साहब की दादी माँ बाहुबली VFX क्षेत्र की देव सेना हुआ करती थी। ये बात तब की है जब संजू बाबा इसी VFX क्षेत्र का भिखारी हुआ करता था। ये बात तब की है जब हॉट मॉमी का नाना देव सेना का कटप्पा हुआ करता था। वेलकम टू माय वर्ल्ड राजा साहब। घंटे का वर्ल्ड, बाहुबली की सस्ती कॉपी। तो संजू बाबा वो गरीब है जो अमीर होने के सपने देखता है, बेसिकली सारे इंडियन यूट्यूबर्स। तो संजू बाबा ने सोचा, जब 308 गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है सर जी की, तो 309 बनाने में क्या दिक्कत है। तो ये देवसेना को पटाना चाहता है, पर वो ठहरी भाई VFX क्षेत्र की महारानी और ये भिखारी। तो भिखारी बाबा पहुंच जाते हैं कोलकाता काला जादू सीखने, और यहाँ काला जादू सिखाने वाला है टू फेस। वाओ, कितनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है।
तो टू फेस एक लव्वे की तरह इनसे अंगूठा मांगता है, पर संजू बाबा शायद LSD की ट्रिप में थे तो इन्होंने अपना हाथ ही काट के दे दिया। बट टू फेस इज टू जेनरस गाइस। वो बाबा का हाथ ठीक कर देता है और कहता है कि तुम बाढ़ की तरह तुझे इस कुएं में जाना होगा और बाकी की स्टोरी VFX और टीमो कॉर्गन संभाल लेंगे। तो फाइनली टू फेस से काला जादू सीख कर संजू बाबा कोलकाता से वापस बाहुबली VFX क्षेत्र में आ जाते हैं और देवसेना पर वशीकरण यूज करके उसे अपनी 309th गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। तो अब संजू बाबा देवसेना से शादी भी कर लेते हैं और बाहुबली VFX क्षेत्र के खजाने की चाबी कटप्पा को दे देते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि वो ग्रीडी नहीं है। पर एक दिन संजू बाबा सारा खजाना लेकर भाग जाते हैं और बाहुबली VFX क्षेत्र के घोड़े लग जाते हैं। तो VFX क्षेत्र ने इस धोखे का बदला लेने के लिए देवसेना को ही तड़ी पार कर दिया और कटप्पा पर भी चोरी का इल्जाम लगा के उसे भी निकाल दिया। वेलकम टू माय वर्ल्ड राजा साहब। वर्ल्ड भूत बंगला की रिजेक्टेड स्क्रिप्ट बोल दो सर। तो अब एक और साइड किक आकर इस घर का इंट्रोडक्शन दोबारा देता है। ये घर नहीं माया महल है, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से लेकिन जाते सिर्फ आपकी दादा की मर्जी से। हाँ भाई समझ में आ गया हमें। मतलब सच्ची बता रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है। कुछ तो इंटरेस्टिंग कर दो इस पिक्चर में प्लीज। तो फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साउथ इंडियन मसाला फिल्म का तड़का लगा देते हैं और नेवल शॉट दिखाते हैं। फिर एक लड़की से मन नहीं भरा तो ये दूसरी का इंट्रोडक्शन कर देते हैं। फिर जब दूसरी से भी मन नहीं भरा तो तीसरी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओए, मुझे इनकी तरफ पागल समझा है क्या? जहां राजा साहब को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये तीनों एक साथ आए या अलग अलग। राजा साहब को बस इस डिल्यूजन में रहने दो कि वो चिक मैग्नेट हैं, वो इसी में खुश हो जाएंगे। यही है उनकी फीस। 100 करोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है, 3 लड़कियां नचवा दो इनके साथ बस। अब प्रॉब्लम ये नहीं है गाइस कि मूवी खत्म क्यों नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग भूत बंगले की रिजेक्टेड स्क्रिप्ट में घुस तो गए, पर बाहर कैसे निकले ये इन्हें नहीं पता। तो टॉलीवुड रोजगार योजना के हमारे नए कैंडिडेट आफ्टर संजू बाबा आते हैं बोमन ईरानी, जो साइंस की भाषा में इन्हें बताते हैं कि काला जादू वादू सब बंगाली चोचले होते हैं। रियलिटी में संजू बाबा ने इन्हें हिप्नोटाइज कर रखा है। हिप्नोटाइज? और ये भूत बंगला भी हिप्नोसिस से ही बना हुआ है और जब तक बाबा नहीं चाहेंगे ना, इनमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये प्रॉब्लम है, पर इसका भी सॉल्यूशन है। वो है कि अगर संजू बाबा की हिप्नोसिस को राजा साहब ने ओवर पावर कर दिया तो ये पॉसिबल हो सकता है। पर ओवर पावर करेंगे कैसे? संजू बाबा से अच्छी एक्टिंग करके। मैं इसी स्ट्रेस से बस मरा जा रहा हूँ। और इतना सब सच बताने के लिए संजू बाबा बोमन का ईरान बना देते हैं और बोमन ईरानी फीफा खेलने चले जाते हैं। Boman is possibly one of the better FIFA players in India. तो अब इन लोग को मिलता है कमरा जहां काला जादू का सेटअप हो रखा है और सेंटर में देवसेना की फोटो भी है। कि तभी कटप्पा का फोन आता है और वो बताता है कि देवसेना तेरी माँ की माँ, जिसे सब दादी माँ कहते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। तो ये सुन के राजा साहब को आता है बहुत गुस्सा और वो गुस्से में एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के फास्ट एंड फ्यूरियस कर देता है और दरवाजा तोड़ के निकल जाता है हॉस्पिटल। और ये पहुंचता भी है फिर हॉस्पिटल और देखता है कि इसकी दादी माँ तो भाई ICU में एडमिट है। पर संजू बाबा का इल्यूजन इसने ब्रेक कैसे किया? ओह शिट, ये तो अभी भी इल्यूजन में है और कभी हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं है। इसका मतलब ये अभी भी भूत बंगले में। तो संजू बाबा इसे बताते हैं कि उनकी मौत होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो टू फेस को समन किया था और उससे एक विश मांगी थी कि वो ना अपनी बॉडी को छोड़ना चाहते हैं और फिर से पैदा होकर अपने खजाने तक दोबारा पहुंचना चाहते हैं। पूरा शरीर छोड़ना है, फिर से नया जन्म लेना है, अपनी दौलत तक फिर से पहुंचना है। तो उसके लिए वो क्या करें? तुम्हारी धर्म पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए, उसे स्वयं ही मरना होगा। ये काला जादू है या लाइफ इंश्योरेंस? अगर 56 साल से पहले मैं मर जाता हूं तो मेरी वाइफ को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर मैं 56 साल तक मरता नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी धर्म पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए, उसे स्वयं ही मरना होगा। टू फेस कोई विलन नहीं था बल्कि LIC एजेंट था। जब LIC एजेंट रिटायर नहीं होता तो वो टू फेस जैसा बन जाता है। हेलो पापा, अब तो काफी टाइम हो गया, पॉलिसी बेचना छोड़ दो प्लीज। वो थोड़े मैंने साइड इफेक्ट्स देखे थे। तो राजा साहब समझ गया कि संजू बाबा ये सिर्फ खजाने के लिए कर रहा है। अबे इतने खजाने में बस एक LPG सिलेंडर ही आएगा। तो राजा साहब जाके खजाना ही जला देता है।
बट ओ शिट, ये तो बुड्ढी दादी चल रही है। ओ शिट, ये तो इल्यूजन है। बहनचोद, ये हो क्या रहा है? खत्म करो यार इसे, ये भूत बंगले के बवासीर को कोई पाद मार के निकाल दो। तो क्लाइमैक्स में तू या मैं वाला मगरमच्छ पहले तो कैमियो देता है, फिर लो वीएफएक्स बजट वाला सैंडस्टॉर्म इफेक्ट डाल देते हैं एडिटर्स, क्योंकि वीएफएक्स का बजट लो था ना। 100 करोड़ तो प्रभास दादा ही ले गए पिक्चर के बजट में से। और लास्ट में क्लिंग एआई का प्रो वर्जन यूज करके ये एक ट्रोल बनाते हैं बहुत बड़ा, जो राजा साहब को पकड़कर बस कुचलने ही वाला होता है। पर फिर पता नहीं कहां से राजा साहब में शक्तिमान की पावर्स आ जाती है और वो ब्रह्मास्त्र का रबड़ी अस्त्र यूज करके ट्रोल को मारते हैं एक पंच और मूवी खत्म। ए मारुति सुजुकी फिल्म। ओ भाई क्या मूवी है यार, क्या प्रभास ने इतने साल सिर्फ इस आउटडेटेड और स्टूपिड प्रोडक्ट के लिए दिए थे। मतलब ये क्या भांग भोसड़ा बना दिया है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, ये पिक्चर 2026 में ही रिलीज हुई है और इतनी जल्दी ओटीटी पर भी आ गई है। ये इतनी वर्स्ट है कि ये हॉरर मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा इस मूवी ने मुझे हॉरर दे दिया है, इतनी बुरी थी ये। परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई प्रभास ने क्या काम किया है यार, पता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं क्या काम किया है। रेडिट पे तो भाई कमेंट्स बंद ही नहीं हो रहे, लोगों ने तो नोटिस करना तक शुरू कर दिया कि प्रभास की जगह उनके बॉडी डबल को यूज किया गया मोस्ट ऑफ द फिल्म में। ये साफ साफ नोटिस हो रहा है। 3 हीरोइंस मालविका, निधि, रिद्धि कंप्लीटली वेस्ट हो गई। उनका रोल बस प्रिटी दिखने तक लिमिटेड था और कुछ भी नहीं था। और बाकी हर लड़की के साथ एक फाइट सीक्वेंस डाल दिया जिसमें सरजी तो केटीएम लवर है ना, तो केटीएम वाले गुंडों को छोड़कर सिर्फ पल्सर वालों को मारता है आदमी। ये कौन सी केटीएम और पल्सर की वॉर है जो बुलेट वालों को नहीं पता। तो बुलेट है मेरे पास। संजय दत्त ने ठीक काम किया है बट उनको बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है। बोमन ईरानी का कैमियो तो भाई वेस्ट ही कर दिया इन लोगों ने। एंड सत्या, शपथ गिरी एंड वीटीवी गणेश की कॉमेडी बहुत ज्यादा ही इरिटेटिंग लग रही थी। मतलब इनकी कॉमेडी ना वानाबी जॉनी लीवर सर जैसी थी। कभी कभी थोड़े फनी मोमेंट्स आ रहे थे बट हाफ ऑफ द टाइम इरिटेटिंग ही थी। ग्रैंड मदर वाला जो कैरेक्टर था वो काफी एनोइंग था। मतलब प्रभास की दादी माँ से ज्यादा तो माँ लग रही थी वो एंगल मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। और वो क्लाइमैक्स भाई क्या था भाई, इतना बोरिंग, इतना लैगी फील हो रहा था। फिर अचानक से प्रभास को सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो डीमन ट्रोल जो भी है वो उसको हरा भी देता है। और फिर पोस्ट क्रेडिट में डीसी का जोकर बन के आते हैं सर जी, पार्ट 2 के लिए टीज करते हुए। Naughty America. Nobody does it better. मैं नहीं देखने वाला पार्ट 2। मैं कह रहा हूँ बैन करने से अच्छा ना जितनी भी पिक्चरों के कॉन्सेप्ट इस पिक्चर में यूज किया ना, सब मिलके ना कॉपीराइट स्ट्राइक मार दो मारुति सुजुकी को। सच में समझ नहीं आता ये मारुति सुजुकी ने 4 साल क्यों लिए ये पिक्चर बनाने में, और प्रभास ने भी यार ये फिल्म क्यों चूज की। पर पास्ट चॉइसेस को देखकर अब वो डाउट भी मेरा खत्म ही हो गया है प्रभास के लिए। साल 2026 में जहां वर्ल्ड वॉर चल रही है, यहां मैं घर पे बैठ के राजा साहब देख रहा हूं। वाओ, इससे ज्यादा पीस भारत के अलावा तुम्हें कहां ही देखने को मिलेगा। पर वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा सवाल है मेरे पास तुम्हारे लिए, विच इज द वर्स्ट मूवी ऑफ प्रभास, राजा साहब और आदि पुरुष। तो तुम क्या चूज करोगे? तुम्हारा पता नहीं, पर आई स्टिल स्टैंड बाय आदि पुरुष एंड चूज राजा साहब, क्योंकि इससे घटिया पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी। आदि पुरुष का कम से कम म्यूजिक तो अच्छा था। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे रिवाइंड्स और भी लोग अगर देख पाए, तुमने तो मजे उठा लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि ये रिवाइंड्स रिकमेंडेशंस में जाए। बाकी हम मिलते हैं गाइस अगली रिवाइंड में, तब तक के लिए ओके बाय। बाल खराब हो गए मेरे। गाना सुनते हुए जाना, ठीक है? वीडियो देखी ना अब। विक्रम